तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कोरोना का अपडेट वैसे ही है, 2 लाख से पार कर चुका है केस और पूरी दुनिया में ही लगभग आलम वही है। कहीं अब थोड़ा उतार, कहीं चढ़ाव, यही देखने को मिल रहा है। तो अब मान के चलते हैं कि अभी अगले कुछ महीने शायद हमारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी और हो सकता है 2020 भी पूरी लाइफ स्टाइल ऐसे ही हम लोगों की रहे। अब आज की कहानी पे ये कल खबर आई थी पहली बार और ये पता चला कि तिहाड़ जेल से 22 लोगों को वक्त से पहले रिहा करने का फैसला किया गया है। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि इनके अच्छे चाल चलन की वजह से। जेल मैनुअल और कानून में ऐसी चीज़ें हैं कि कोई अगर जेल के अंदर बंद है और ख़ास तौर पर 14 साल उसने अपने जेल में काट लिए हैं, 14 ईयर्स, तो इसके बाद वो कई चीज़ों का हकदार हो जाता है। वक्त से पहले रिहाई का और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो 22 लोगों की लिस्ट आई, उसमें बहुत सारे नाम थे, लेकिन एक नाम पर आकर सबकी नज़रें ठहर गई। वो नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ। अब सिद्धार्थ वशिष्ठ, बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे, ये क्या नाम है। सिद्धार्थ वशिष्ठ असली नाम है मनु शर्मा का। मनु शर्मा जो कांग्रेस के अपने ज़माने के दिग्गज नेता मंत्री विनोद शर्मा का बेटा। विनोद शर्मा और मनु शर्मा, इनकी रिश्तेदारी देश के एक्स प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से। तो ये सारे रिश्ते बड़े नज़दीक हैं। विनोद शर्मा न सिर्फ एक पॉलिटिशियन बल्कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, काफ़ी पैसे वाले। एक होटल है चेन, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, पिकाडली होटल। ये पिकाडली ग्रुप ऑफ होटल्स जो है ये मनु शर्मा के पिता यानी कि विनोद शर्मा का है। एक तरह से मनु शर्मा का भी है। एक न्यूज़ चैनल है न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़, जो मनु शर्मा के बड़े भाई कार्तिकेय शर्मा देखते हैं, चलाते हैं। तो ये भी शर्मा फैमिली का है। तो 22 लोगों में एक शख्स के ऊपर आकर नज़र ठहर जाती है और उसकी वजह यही है कि मनु शर्मा के ऊपर इल्ज़ाम, बल्कि जो साबित हो गया इसलिए वो सज़ा काट रहे थे, अपने ज़माने की मॉडल जेसिका लाल के कत्ल की। 1999 1999 29 अप्रैल दिल्ली के एक क्लब में, जो टर्मिनेट कोर्ट कैफ़े, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। और जेसिका लाल मर्डर केस की पूरी कहानी मैंने इसी क्राइम तक की कहानी में आप लोगों को सुनाई है। अगर उनमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी हो तो आप अगर जाएंगे उस क्राइम तक की लिस्ट में, बल्कि मैं दीपक से कहूँगा अगर अभी लिस्ट नंबर भी बता देंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम आज की कहानी के नीचे डाल देंगे। जेसिका लाल मर्डर केस पूरी डिटेल के साथ कहानी सुनाई है, वो आज आपको इस कहानी के लिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेंशन एपिसोड नंबर। चूँकि इस स्टोरी को मैंने कवर की, महीनों कवर किया, और इस स्टोरी के कवर करने के दौरान चाहे मनु शर्मा हो, विकास यादव हो, इन सब के करीब भी गया, कोर्ट में भी मुलाकात हुई। तो और लगातार इस केस को फॉलो किया था, चूँकि केस उस अपने ज़माने का बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और इस केस ने हमारे जुडिशल सिस्टम की भी पोल खोली थी उस वक्त। कैसे कोई अगर असरदार आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, तो कैसे कानून का फ़ायदा उठाता है, कैसे पुलिस तक को वो इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, कैसे गवाहों को ख़रीद लिया जाता है, गवाह मुकर जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस जेसिका लाल मर्डर केस और मनु शर्मा की वजह से हम सबके सामने आया। ये अपने ज़माने का शायद इकलौता उस वक्त पहला हाई प्रोफाइल केस था जिसमें फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर तक खरीद लिए गए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की लाइन बदल दी। जो गवाह मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को बयान दिया, बाद में वो गवाह मुकर गए। एक गवाह की गवाही तो बड़ी उस वक्त और भी ज़्यादा हेडलाइंस थी, जिसका नाम था शायन मुंशी, जो फिल्मों में जिसने काम भी किया, मॉडल था। उसने पुलिस को पूरा स्टेटमेंट दिया 29 अप्रैल 1999, 29 अप्रैल 1999 के उस इंसिडेंट का, जब मनु शर्मा ने अपने पिस्टल से गोली चलाई और जेसिका लाल को उसके सर में लगी और मौत हो गई। लेकिन वही शायन मुंशी जब कोर्ट में जाता है तो ये बयान देता है कि पुलिस ने मुझसे पता नहीं उल्टा पुल्टा बयान लिखवा लिया, मुझे हिंदी ही नहीं आती, मैं हिंदी बोलता भी नहीं, हिंदी लिख भी नहीं पाता हूँ। और तब वो कोर्ट में मुकर गया। बाद में एक चैनल ने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया और उसने कहा कि हम एक हिंदी फिल्म लॉन्च कर रहे हैं और आपको फिल्म में काम करना है,
लेकिन हमने कहीं सुना आपको तो हिंदी आती नहीं, आप बोल भी नहीं पाते हो। तो उसने बाकायदा उस स्टिंग ऑपरेशन में कहा था कि मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है, फर्राटे से हिंदी बोलता हूँ। चूँकि उसे फिल्म में रोल मिल रहा था, वो चूकना नहीं चाहता था। और फिर उस स्टिंग ऑपरेशन की बात पता चला कि शायन मुंशी झूठ बोल रहा था। उसको हिंदी आती है, समझता है, बोलता है, लेकिन इस केस में मनु शर्मा को बचाने के लिए उसने झूठी गवाही दी, मुकर गया था अपने बयान से। फॉरेंसिक में यह हुआ था कि दो पिस्टल की थ्योरी आ गई थी कि गोली तो 2 चली थी, लेकिन एक किसी और से, एक किसी और पिस्टल से। जो पिस्टल मनु शर्मा के पास था उससे चली गोली छत पे लगी, जो दूसरे पिस्टल से चली वो जेसिका लाल को लगी। दूसरा पिस्टल किसका था? तो पता चला कि खोखे और फॉरेंसिक साइंस में वो सारी चीज़ें तक बदल दी गई थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अपने साथ मिलाकर, पैसे के दम पर। और यही सारे सबूत, यही सारी चीज़ों को देखते हुए लोअर कोर्ट ने मनु शर्मा और इस मामले में जितने आरोपी थे सबको बरी कर दिया। जेसिका लाल का कातिल तब कोई नहीं था। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने, कि इन सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम बरी कर रहे हैं। इस बरी होने के बाद यहाँ से मीडिया ने अपना रोल निभाना शुरू किया, क्योंकि हर एक हैरत में था कि कैसे जेसिका लाल के कत्ल में, जिसमें सारी चीज़ें ओपन हैं, साफ़ हैं, इतने सारे विटनेस हैं। उस वक्त तक विटनेस ने शुरू में जो बयान दिया था साफ पता चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद लोअर कोर्ट का जब फैसला आया तो यह गुस्सा था लोगों में। और तब ये सवाल उठा था कि क्या अमीरों के लिए इंसाफ अलग है और गरीबों के लिए अलग है। इसको लेके कोर्ट ने भी, फिर कोर्ट सोचने पे मजबूर हुई और फिर बहुत सारे नए फैक्ट्स, नई इन्वेस्टिगेशन सामने आई, जिसके बाद फिर 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया और मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा दी, लाइफ इम्प्रिजमेंट। मनु शर्मा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और मनु शर्मा की उम्र कैद की सज़ा को भी बरकरार रखा। और उसके बाद अब साफ हो गया कि मनु शर्मा अपनी पूरी उम्र जेल में रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइफ इम्प्रिजमेंट जो हाई कोर्ट ने दिया था और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 14 साल और ये नहीं था कि एक मुद्दत लिखा हुआ है। मनु शर्मा को सज़ा हुई और इसके बाद मनु शर्मा ने कुल मिलाकर 17 ईयर 3 मंथ्स एंड 5 डेज, 17 साल 5 महीने, 17 साल 3 महीने और 5 दिन जेल में काटे सज़ा याफ्ता होने के बाद। लेकिन अगर उसका पूरा हिस्सा हम देखें तो कन्विक्ट होने के बाद, यानी कि जब उसको हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और उम्र कैद की सज़ा दी थी, उस कन्विक्शन के बाद 13 ईयर 5 मंथ और 13 डेज, 13 साल 5 महीने और 13 दिन वो जेल में रहा एज ए कन्विक्ट कैदी। और बाकी जो थे इसके करीब 13 और 4 17 4 साल वो एक अंडर ट्रायल के तौर पे रहा। 1 जून मंडे, यानी कि परसों 2 दिन पहले, 17 साल 3 महीने और 5 दिन की रिहा की जेल के बाद मनु शर्मा आज़ाद हो गया, तिहाड़ से बाहर निकला। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि इस कोरोना की वजह से मई के फर्स्ट वीक में ही मनु शर्मा तिहाड़ जेल से बाहर आ गया था पेरोल पर। उसको पेरोल दिया गया था कि आप जाइए, लेकिन उसकी रिहाई की अर्जी जो है वो लगातार दिल्ली सरकार के पास थी। इसके लिए एक दिल्ली सज़ा समीक्षा बोर्ड बैठती है, एक जो रिव्यू करती है ऐसे कैदियों का जिनके जेल के अंदर चाल चलन अच्छे हैं। जेल अथॉरिटी उसके बारे में रिकमेंड करती है, या जिस क्राइम से जुड़ा हुआ उस क्राइम से रिलेटेड जो विक्टिम है उसकी फैमिली को अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो फिर ये SRB है जिसको कहते हैं। तो दिल्ली सज़ा समीक्षा बोर्ड जिसके पास राइट है कि वो ऐसे कैदियों को वक्त से पहले रिहा कर सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है ये बोर्ड। तो इस बोर्ड यानी SRB के पास जो तिहाड़ जेल ऑफिशियल ने कुछ लिस्ट भेजी कुछ लोग कैदियों के, उनमें एक नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ यानी मनु शर्मा का था। लेकिन यहाँ पे खबर यह है कि इससे पहले 5 बार इसी SRB, इसी बोर्ड के पास तिहाड़ जेल ऑफिशियल ने मनु शर्मा को रिहा करने की सिफारिश की थी 5 टाइम्स। बट उन 5 के 5 बार जो इसकी पहले अर्जी गई इस बोर्ड के पास, बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, इसको हम वक्त से पहले रिहा नहीं करेंगे, ये जेल में ही रहेगा।
ये छठी बार था जब छठी बार फिर से मनु शर्मा ने एक अपनी एप्लीकेशन लगाई, तिहाड़ जेल ने उसको ओके किया और दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर जो सत्येंद्र जैन उनकी अध्यक्षता में 11 मई को एक बैठक हुई और 11 मई की उस बैठक में कुल मिलाकर तिहाड़ जेल से जितने कैदियों की लिस्ट आई थी उसमें से 22 लोगों को रिहा करने का फैसला लिया गया और उन 22 लोगों में से 18वां नाम जो था लिस्ट में वो मनु शर्मा का था। तो जब दिल्ली सज़ा समीक्षा बोर्ड यानी एसआरबी ने रिकमेंड कर दिया रिहाई का, इसके बाद आखिरी जो हडल था वो दूर किया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने। चूँकि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में ही सारी चीज़ें होती हैं, आखिरी फैसला उनका होता है। तो इस बोर्ड के फैसले की कॉपी जब एलजी के पास गई, एलजी चाहते तो उसको रिजेक्ट कर सकते थे, एलजी सेंट्रल के यहाँ पे रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो एलजी ने भी उसको एक्सेप्ट किया और मनु शर्मा की रिहाई पे अपनी मुहर लगा दी। 11 मई को ये मीटिंग हुई, उसके बाद फाइल एलजी ऑफिस में गई, एलजी ऑफिस ने उसको मंजूर कर लिया और ये सब चीज़ होने के बाद तिहाड़ जेल को इसकी सूचना दी गई। जब तिहाड़ जेल के पास ये सूचना पहुंची तब मनु शर्मा तिहाड़ जेल में था ही नहीं, चूँकि वो पैरोल पे बाहर था। तो जब ये फैसला हुआ कि अब इनकी रिहाई के आदेश आ गए हैं तो 1 जून को इन सबको रिहा कर दिया जाएगा जो 22 कैदी हैं वहाँ पे। उनमें से एक मनु शर्मा भी था। मनु शर्मा को खबर दी गई 1 जून को ही, यानी मंडे की सुबह मनु शर्मा तिहाड़ जेल पहुंचता है आखिरी बार, क्योंकि अब इसके बाद उसे एक आज़ाद कैदी के रूप में जेल से बाहर आना था। पर आज़ाद कैदी के रूप में बाहर आने के लिए पहले जेल जाना ज़रूरी था। तो 1 जून को जेल पहुंचता है। जेल में सारी कानूनी कार्रवाई पूरी होती है। जेल में चूँकि सज़ा याफ्ता कैदी था, उसने हालांकि मनु शर्मा ने जेल में काम करने के लिए कभी मेहनताना नहीं लिए, पैसे नहीं लिए, फिर भी 4000 कुछ रुपए उसके थे वो दिए गए, बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की गई और फिर 1 जून को सोमवार को ही 22 कैदियों के साथ जेसिका लाल का जो कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था मनु शर्मा, वो तिहाड़ से आखिरी बार हमेशा के लिए बाहर निकल आता है। अब वो आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी के पीछे भी कुछ शर्तें हैं। जो भी ऐसे कैदी होते हैं उनसे एक 20 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है जिनको आप आज़ाद कर रहे हैं, कि इन 20 सालों तक आप किसी दूसरे क्राइम में अगर इन्वॉल्व हुए तो आप वापस जेल आएंगे, आपकी ये जो सज़ा माफ़ की गई है ये ख़त्म हो जाएगी। तो 20 साल का वो बॉन्ड मनु शर्मा ने भी भरा, लेकिन चूंकि मनु शर्मा, ये पूरा ओवरऑल आपका 20 साल होता है, ये नहीं कि 1 जून को निकला तो 1 जून 2020 के बाद 2040 तक का बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं है। आपके पूरे सज़ा के दौरान के 20 साल, तो उस हिसाब से 17 साल 3 महीने और 5 दिन मनु शर्मा ने जेल में काट लिए थे। अब बाकी के बचते हैं 3 साल उस बॉन्ड के हिसाब से। तो इस हिसाब से इस बॉन्ड की मियाद ख़त्म होगी 6 मई 2023। 6 मई 2023 तक अगर मनु शर्मा कोई क्राइम करता है या इन्वॉल्व होता है तो ये जो बोर्ड ने उसकी रिहाई के आदेश दिए किसी हीनियस क्राइम में, तो शायद उसके ऊपर दोबारा गौर किया जाएगा और उसकी ये सज़ा रद्द कर दी जाएगी और उसे वापस जेल जाना पड़ेगा। 6 मई 2023 तक ये शर्त है। तो मनु शर्मा 17 साल 3 महीने 5 दिन के बाद जेल से बाहर आ गया। क्या देश के सारे कैदियों को ये लाभ, ये फ़ायदा मिलता है? मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं, बल्कि एक कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी, जो 35 साल तक जेल में रहा था, उसकी किसी ने सुध नहीं ली और उस वक्त तो उम्र कैद 14 साल की थी, तो उसने एक तरह से लगभग 3 उम्र कैद काट लिए थे। अभी भी इस देश में तिहाड़ में ही बहुत सारे ऐसे कैदी पड़े हैं जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। 20, 22, 25 साल गुजार दिए उन्होंने। सुशील शर्मा ही तंदूर कांड का, उसने करीब 22-23 साल 24 साल गुजार दिए। तो सवाल है कि मनु शर्मा का इससे पहले 6 बार बोर्ड के पास गया, 5 बार रिजेक्ट हुआ, 1 बार आखिरी बार में वो रिहा हो गया, तो ऐसा क्यों? अब यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या मनु शर्मा के साथ कुछ
रहम दिखाया गया, या वजह कुछ और है, या वाकई उसके चाल चलन बहुत अच्छे थे? इसको समझने के लिए अब आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानियाँ तो जो अभी तक मैंने आपको बताई है आप सबको पता है। 2018 में सबरीना लाल, जेसिका लाल की बहन, मैं बहुत अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि जेसिका केस में उन्होंने बड़ी मदद की थी और हम लोगों का अक्सर उनसे मिलना जुलना होता था ख़बरों के सिलसिले में। एक अवार्ड फंक्शन में हम दोनों ज्यूरी मेंबर भी थे साथ में, सबरीना और मैं। तो 2018 में सबरीना लाल ने ये पहली बार कहा था और मैं भी चौंका था कि अगर मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया जाता है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जबकि ये वही सबरीना लाल थी जो मनु शर्मा को जब लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया तो वो अकेली खड़ी हुई सबसे पहले इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। और कहते हैं कि उसके बाद अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सबरीना लाल, जेसिका लाल की बहन को, क्योंकि उन्होंने अकेले इस लड़ाई को लड़ा, एक महिला होने के बावजूद जिस तरीके से लड़ाई लड़ी। वही सबरीना लाल लेकिन 2018 में कहती हैं कि अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं होगा अगर मनु शर्मा को रिहा कर दिया जाता है। ये पहला ग्राउंड बना मनु शर्मा की वक्त से पहले रिहाई में, क्योंकि विक्टिम की बहन कह रही है और वो बहन जो सबसे ज़्यादा कानूनी लड़ाई लड़ने में आगे थी। तो 5 बार जो बोर्ड ने रिजेक्ट किया तब तक सबरीना लाल के स्टेटमेंट नहीं आए थे। अब सबरीना लाल के स्टेटमेंट के बाद मनु शर्मा का वजन बढ़ गया, ये एक चीज़ है। लेकिन क्या सिर्फ सबरीना लाल की वजह से मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया या इसके पीछे कुछ और कहानी है? तो मैं आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने आप समझते रहिएगा। मनु शर्मा तिहाड़ जेल में आता है, लोअर कोर्ट ने चूंकि छोड़ दिया और 17 साल का मतलब है 2003, बीच में कुछ और चीज़ें थी। तो 2003 उसके बाद फिर 6 में जब हाई कोर्ट उसको उम्र कैद की सज़ा दी, 2006 में फिर 1999 से लेके 2005 तक आना जाना लगा हुआ था, फिर वो रिहा हो जाता है। लेकिन 2006 जब लोअर कोर्ट का फैसला आता, दिसंबर 2006 में हाई कोर्ट का आया था, तो दिसंबर 2006 में जब हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो दिसंबर 2006 से मनु शर्मा हमेशा के लिए तिहाड़ जेल में रहना शुरू हुआ। दिसंबर 2006 में मनु शर्मा तिहाड़ जेल में रहने आता है। उसके बाद अब चूंकि ये मालूम था कि उम्र कैद है, तो पहली चीज़ ये होती है कि तिहाड़ जेल से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल था, होटल हिल्टन। मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा का अपना होटल का चेन है, पिकार्डली ग्रुप्स ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट। तो तिहाड़ के 4 किलोमीटर करीब उस हिल्टन होटल को मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद कुछ दिनों बाद उसका नाम बदलकर पिकार्डले रख देते हैं, जो उनका अपना फैमिली ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम है। ये 2010 की बात है। 2006 दिसंबर, लगभग मान लीजिए 7 आ गया, दिसंबर 2006 था। तो मनु शर्मा के जेल में रहते हुए उम्र कैद की सज़ा मिलने के 3 साल के अंदर अंदर तिहाड़ से 4 किलोमीटर दूर एक 5 स्टार होटल ख़रीदा जाता है, जो पहले से वहाँ एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसका नाम बदलकर फिर पिकार्डले रखा जाता है। और यहाँ से अब एक दूसरी कहानी शुरू होती है। इस पिकार्डले होटल और तिहाड़ की कम दूरी के बीच एक ख़ास वजह ये थी कि इस होटल का इस्तेमाल तिहाड़ के ऑफिशियल और तिहाड़ के जेलर और बाकी स्टाफ के लिए किया जाए। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तिहाड़ जेल में 35 साल तक जेलर, लीगल अफसर और बाकी पोस्ट पे काम कर चुके सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वारंट में बाकायदा कई पन्ने लिखे हैं इस पर, और कुछ इंसिडेंट के वो विटनेस हैं बाकायदा किताब के हिसाब से। तो उनका कहना था कि जब पिकार्डले ग्रुप ऑफ होटल्स बना तो इस होटल में तिहाड़ जेल के स्टाफ, जेलर से लेके ऊपर तक करीब ऐसे 50 स्टाफ जिनके बच्चों को या जिनके रिश्तेदारों को इस होटल में नौकरी दी गई, पिकार्डले होटल में। तिहाड़ जेल में जब भी कोई बड़ा गेस्ट आता या कुछ और चीज़ होती तो खाना जो है वो पिकार्डले होटल से आता।
तिहाड़ जेल के किसी स्टाफ या जेलर या बाकी लोगों की कोई फैमिली शादी होती या कोई फंक्शन होता, वो फंक्शन वो शादी के लिए पिकाडले होटल का इस्तेमाल होता। सुनील गुप्ता ने एक जगह पे एक मेंशन किया है कि एक बार वो तिहाड़ के डीजी, डायरेक्टर जनरल, जो सबसे बड़ा अफसर होता है, उनके रूम में उन्होंने देखा कि डीजी वहाँ बैठे हुए हैं और साथ में आईजी हैं। और तब डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे आलोक वर्मा, जो बाद में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने। तो डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल के, उनके साथ आईजी, और उसी रूम में मनु शर्मा बैठा हुआ है सोफे पे, और वैसे ही जैसे कि असली जेलर वो है, जो जेल का बहुत बड़ा स्टाफ है। और वहीं से बैठकर बाकायदा पिकाडले होटल में खाने का ऑर्डर दे रहा था मनु शर्मा। अब सोचिए कि तिहाड़ के अगर डीजी के लिए भी वो खाने का ऑर्डर दे रहा है उन्हीं के रूम में बैठकर, जबकि वो एक सज़ा याफ्ता कैदी है, उम्र कैद की सज़ा हुई भी है, तो फिर जेल में उसकी क्या आन बान और शान होगी और क्या ठाठ होंगे। एक बार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हमेशा अलग अलग जेलों का दौरा करती है कि वहाँ कैदियों के साथ इन ह्यूमन चीज़ें तो नहीं हो रही, उनके ह्यूमन राइट्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं। तो एनएचआरसी की टीम ने एक बार तिहाड़ का दौरा किया। जब तिहाड़ का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि मनु शर्मा खुलेआम वहाँ घूम रहा है, और इसके बाद एनएचआरसी की टीम को ही पता था मनु शर्मा कौन है। तो जब वो उसके सेल में गए तो एनएचआरसी की टीम देखकर दंग रह गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन किया कि मनु शर्मा का जो सेल था वो किसी स्टूडियो अपार्टमेंट से कम नहीं था। वहाँ हर आराम और आसाइश की चीज़ें मौजूद थी, और वो जेल कम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई वेल फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये एनएचआरसी की टीम थी। पूरे तिहाड़ जेल में मनु शर्मा बहुत ही पॉपुलर था। उसकी एक वजह यह है कि उसने जेल में कैदियों की बड़ी मदद की। सुनील गुप्ता एक जगह पे और मेंशन करते हैं कि एक कैदी आया तिहाड़ जेल में, उसके ऊपर इल्ज़ाम था अपनी बीवी के कत्ल करने का। बीवी को उसने मार डाला। अब उसके 2 छोटे बच्चे थे, उन बच्चों का पालनहार कोई नहीं था, क्योंकि माँ मर चुकी है, बाप जेल आ गया, अब दोनों बच्चे कहाँ जाए। तो कोर्ट ने तिहाड़ जेल ऑफिशियल से कहा, और चूंकि लीगल अफसर थे सुनील गुप्ता, कि इन बच्चों को आप देखो और किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा अनाथालय या कहीं और हो सरकारी कोई, जहाँ इनका पालन पोषण हो सके, आप उसका इंतज़ाम कीजिए। सुनील गुप्ता ने कहा कि वो जब तिहाड़ लौटे तो उन दोनों बच्चों के बारे में सोचे इसका क्या करूं। और ये इंसिडेंट जो पैतृक घर था जिसने मारा था जो बच्चों का, वो हरियाणा में था, रोहतक में। और रोहतक में मनु शर्मा की बड़ी अच्छी, क्योंकि हरियाणा से ये लोग हैं। तो सुनील गुप्ता ने कहा कि आखिर में किसी ने कुछ सजेस्ट किया तो वो मनु शर्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे केस है, एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को मार डाला, 2 बच्चे हैं, वो बच्चे हैं छोटे से, तो उनको कहीं रहने का और उनके पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करना है, तो कैसे करूं। बोले मनु शर्मा ने उसी वक्त फ़ोन किया, और रोहतक में एक उसका अपना ही एक मनु शर्मा एक अपना चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाता है, जिसका नाम है सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल फाउंडेशन। तो फ़ोन करके उसने रोहतक में इन दोनों बच्चों के लिए न सिर्फ रहने का इंतज़ाम किया, बल्कि कहा कि इनके एजुकेशन जब तक ये पढ़ेंगे तब तक उसकी तरफ से फ्री। तो सुनील गुप्ता इससे बहुत प्रभावित हुए, बाकायदा इस किताब में इन्होंने मेंशन किया है। तो ऐसे ही कैदियों के बाकी भी जितनी मदद हो सकती थी जेल में करता था, और उससे वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया। जेल के अंदर किसी भी जेलर और बाकी मुकाबले ऐसा लगता था कि उसका असर और रसूख ज़्यादा है। एक और इंसिडेंट है, एक तिहाड़ जेल का प्रोडक्ट बनता है जो कई बार आपने ट्रेड फेयर में भी, अलग अलग जगहों पे भी वो कैदी बनाते हैं, तो टीजेस के नाम से मशहूर है। तो उसमें ज़्यादातर बेकरी की चीज़ें होती हैं, हैंडलूम की होती हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल, फर्नीचर, रिसाइकिल पेपर के जो प्रोडक्ट हैं वो। तो ये तिहाड़ जेल के कैदी बनाते हैं। और ये जब मनु शर्मा वहाँ पहुँचा 2006 में तिहाड़ जेल के इस प्रोडक्ट्स का पूरा टर्नओवर था 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़। इसके बाद इस तिहाड़ जेल के प्रोडक्ट से मनु शर्मा जुड़ गया।
चूँकि उसने बिजनेस मैनेजमेंट और सारे कोर्स कर रखे हैं। इसके बाद मनोज शर्मा ने इसको टेक ओवर किया। उसने कहा मैं इसको चलाऊंगा, पढ़ा लिखा था, और उसने तिहाड़ जेल की जो सारे प्रोडक्ट्स थे इसकी मार्केटिंग और इसकी प्लानिंग शुरू की। 2006 में जो 6 करोड़ का टर्नओवर था, 2016 में अगले 10 साल में वो 31 करोड़ का हो गया, और उसका पूरा क्रेडिट मनोज शर्मा को जाता है। मनोज शर्मा ने तिहाड़ जेल ऑफिशियल को आइडिया दिया कि तिहाड़ जेल के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसको आप अलग अलग कोर्ट में भी इसके काउंटर लगाएं और वहाँ भी बेचें, और इसको तिहाड़ जेल अलग अलग जितने फेयर लगते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पे भी आप इसके काउंटर लगवाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा। तो कहा गया कि बाकी जगह तो ठीक है, मेले वेले में, कोर्ट परिसर में तिहाड़ जेल के प्रोडक्ट बेचने का क्या फ़ायदा होगा। तो उसने कहा 2 फ़ायदे होंगे, कुछ ना कुछ तो बिकेगा, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब कोर्ट के जजेस को ये पता चलेगा कि ये सब तिहाड़ जेल के कैदी बना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, तो कैदियों के बारे में जज का परसेप्शन चेंज होगा और उनको लेके जो उनकी सोच है वो बदलेगी, पॉजिटिव इमेज बनेगी कैदियों की। तो ये आइडिया तिहाड़ जेल ऑफिशियल को बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद कोर्ट में तिहाड़ जेल के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से रॉबिन हुड की छवि धीरे धीरे मनोज शर्मा को एक जेल के अंदर न सिर्फ पॉपुलर बनाती गई, बल्कि उसकी इमेज भी सुधरती चलेगी। हालांकि ये कहते हैं कि पूरे तिहाड़ जेल में रहने के दौरान उसकी इमेज हमेशा अच्छी रही, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, जेल मैनुअल का पूरा पालन किया। और यही वजह है कि पहले उसको कई बार फरलो पैरोल दिया गया, अलग अलग उंगली उठी थी शीला दीक्षित से लेकर बाकी सरकार पर भी, क्यों आप उसको क्यों दे देते हैं पैरोल पे बाहर, और ये, लेकिन वो सारी चीज़ें मिली। फिर बीच में उसके अच्छे चाल चलन जब सब 14 साल हो गए, उसके बाद उसको ओपन जेल की जो फैसिलिटी है वो भी दी गई। ओपन जेल का मतलब ये है कि आप रहेंगे तो जेल में, लेकिन आप जेल के बाहर जा सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। सूरज निकलने के बाद आप बाहर जाएंगे, आपको जहाँ जो काम करना, नौकरी करनी है आप कीजिए, लेकिन शाम 6 बजे आप शार्प जेल लौट आएंगे। तो पिछले काफ़ी वक्त से मनोज शर्मा ओपन जेल का प्रिजनर बना हुआ था, कैदी। उसे मतलब अब जेल के अंदर वैसे नहीं रहना होता था, और वो निकलता था और दिल्ली में नेहरू प्लेस और बाकी जगहों पे घर, ऑफिस अपने, वो वहाँ जाता और शाम को 6 बजे लौट आता। तो पिछले अभी हाल में अब वो लगभग एक ओपन जेल का कैदी था, और ओपन जेल का नियम यही है कि आपके गुड कंडक्ट्स और कम से कम 14 साल की आपने सज़ा काट ली हो तब आप ओपन जेल के हकदार बनते हैं। और आम तौर पे ओपन जेल ऐसे ही लोगों के लिए जिनका हीनियस क्राइम हो, जो मर्डर हो, रेप विथ मर्डर हो। तो 14 साल मनोज शर्मा को हो गए थे। उसके बाद मनोज शर्मा के कंडक्ट को देखते हुए उसको ओपन जेल भेजा गया। मतलब एक तरह से वो कैदी भी था, लेकिन जेल से बाहर आता था और शाम को लौट आता था। और फिर आखिरकार अब 1 जून 2020 को मनोज शर्मा को इस केस से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया गया। अब वो एक आज़ाद नागरिक है, एक आज़ाद शहरी है, और अब शायद वो तिहाड़ जेल ना जाए कभी, अगर किसी और क्राइम में इन्वॉल्व ना होता है, क्योंकि 2023 तक, अगले 3 साल और उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है। और ये 20 साल का हर्डल अगर पूरा हो जाता है तो फिर इस केस में वो कोई और क्राइम करता है तो इस केस की सज़ा को निरस्त करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तब वो अगर दोबारा जेल जाता है तो फिर किसी नए केस में ही जा सकता है। ये मनोज शर्मा की पूरी कहानी थी। रिहाई के आपको जितनी चीज़ें थी और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी ये मैंने आपको बताई। उंगलियां फिर भी उठ रही हैं कि ऐसा क्यों है कि मनोज शर्मा जैसे लोगों को तो आप सज़ा कम कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके साथ कुछ नहीं होता, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। इस दौरान में कहते हैं कि मनोज शर्मा जब जेल में था तो उससे बहुत सारे बड़े बड़े वीवीआईपी लोग भी मिलने आते थे। और इस किताब में ही सुनील गुप्ता ने मेंशन किया है कि आमतौर पर कैदियों से मुलाकात के लिए मुलाकात कक्ष होता है, एक मुलाकात का कमरा होता है जहाँ पे आप जाएं और मिलें और चले जाएं। लेकिन मनोज शर्मा की जो मुलाकात होती थी वो हमेशा रिसेप्शन या फिर किसी जेलर के कमरे में या ऑफिस में होती थी। और मनोज शर्मा के एक ख़ास दोस्त, आप सब उसके नाम से वाकिफ़ होंगे, इंडिया के इकलौते ओलंपिक 2 मेडल चैंपियन सुशील कुमार पहलवान,
ये मनु शर्मा के बड़े करीबी दोस्त हैं और अक्सर तिहाड़ जेल जाया करते थे मनु शर्मा से मिलने, और इनकी मुलाकात भी वैसी होती थी किसी ऑफिस में या किसी जेलर के कमरे में। तो कुल मिलाकर मनु शर्मा ने 17 साल जेल में ज़रूर काटे, लेकिन अगर जेल के अंदर की सच बताऊं तो एक कैदी की तरह नहीं बल्कि एक वीवीआईपी कैदी की तरह। और अब ये वीवीआईपी कैदी बाहर है, आज़ाद हो गया है। और हालांकि इस दौरान में जेल में रहते हुए मनु शर्मा ने शादी भी की थी जब वो बाहर पैरोल पे आया था। और लेकिन मेरा मानना है कि अगर कानून के हिसाब से सब कुछ सही है तो फिर ये भी है कि किसी न हर कैदी को एक नई ज़िंदगी शुरू करने का, एक फिर से वापस समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए और दिया जाना चाहिए। क्योंकि कानून, अदालत और पुलिस का काम सिर्फ ये नहीं कि आप सज़ा दें, बल्कि उस जो मुजरिम है उसके अंदर से उस मुजरिम को बाहर निकाल कर एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करें। तो मेरी दुआ तो यही है कि अब मनु शर्मा पहले से ज़्यादा सुलझा हुआ, पहले से ज़्यादा अच्छा इंसान बने और समाज भी उसे अपनाए और वो समाज में ऐसा कोई काम ना करे जिससे जो पुराना धब्बा है वो फिर से लोगों को नज़र आने लगे। ये थी पूरी मनु शर्मा की कहानी। मुझे लगता है कि इससे जुड़ी हुई और कोई चीज़ हो तो आप ज़रूर बताइएगा, अगले एपिसोड में इसका मैं जिक्र करूँगा। और मनु शर्मा की इस जेल से निकलने की कहानी बताई, लेकिन मनु शर्मा जेल क्यों गया, जेसिका लाल की पूरी कहानी इसी क्राइम तक की एपिसोड में है। उसका लिस्ट दीपक डाल देगा, आज डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर मुझे अभी पता चल गया सवाल जवाब से पहले तो मैं नंबर भी बता दूंगा, एपिसोड नंबर क्या, अगर इतनी देर में तुम बता दो तो। जब तक दीपक नंबर बताए, एपिसोड नंबर, मैं आपको कुछ नोट करके लाया हूँ। अंकित पुष्कर हैं, इसके अलावा रुपेश कुमार पंडित हैं। इन्होंने कहा कि आप क्राइम पे बुक लिखिए। कई लोगों ने कहा रुपेश वक्त मिले तो ज़रूर लिखूँगा जल्दी। मनोज प्रजापति हैं, विजेंद्र सिंह हैं, और इन्होंने भी कुछ लोग, हाँ विजेंद्र सिंह से आप मुलाकात करना चाहते हैं। ये कोरोना का कहर ख़त्म हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग दूर हो जाए तो ज़रूर जल्दी मिलते हैं। दीपू पारे हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, और ये सौरभ भारद्वाज ने भी कुछ लिखा है लॉकडाउन। हाँ, इन्होंने पूछा है कि इमरजेंसी और लॉकडाउन में क्या फ़र्क है, जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी। दोनों में सौरभ बहुत बड़ा फ़र्क है। लॉकडाउन ये है कि ये हम सब की भलाई के लिए है, इस बीमारी से हम दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि कोरोना हमको ना छू सके। इमरजेंसी हमारी भलाई के लिए नहीं थी, इमरजेंसी कुछ लोगों की अपनी भलाई के लिए थी, सत्ता बचाने के लिए थी। तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहम्मद यासिर हैं, इन्होंने कहा कि आप अपनी कहानी में कई बार बहुत भारी भारी हिंदी का शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं हिंदी उर्दू सभी के प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरा अपना मानना, जो एक मेरे गुरु ने कहा था कि बोलो या लिखो ऐसा कि एक रिक्शे वाले से लेकर एक IAS अफसर तक समझ सके। वो सबसे आसान ज़ुबान वही होती है, तो मैं उसी ज़ुबान को बोलने की कोशिश करता हूँ। रोहित भाटी हैं, और ये केरल में हाथी की कहानी सुनना चाहते हैं जिसे मार दिया गया था एक। मैं पूरे इसके तरह से रिसर्च करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। जतिंदर शर्मा हैं, और नाभा जेल ब्रेक की कहानी सुनना चाहते हैं। शेख इमरान हैं, और ये गोपालगंज में जो भी ट्रिपल मर्डर उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा मौलिक प्रजापति हैं, USA से हैं, और देवेंद्र सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। तो मौलिक प्रजापति जी, देवेंद्र सिंह अभी NIA केस देख रही है और वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में है और अभी ट्रायल लोअर कोर्ट में है। इसके बारे में कोई अपडेट और कुछ है नहीं, अभी केस का कोई फैसला भी नहीं आया। जब भी इसमें कोई अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इंद्रजीत पासवान हैं, मोहम्मद नवाब हैं और पिंटू हैं, तीनों दोस्त हैं, तीनों कहानी सुनते हैं। इसके अलावा सम्राट कुमार हैं, लियो नोरोन्हा हैं, और ये इन्होंने कुछ कहा था लियो नोरोन्हा ने, लेकिन क्या कहा था ये मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर याद आएगा तो बताऊंगा। हेमंत कुमार सिंह न्यू मेंबर हैं क्राइम तक फैमिली में के, तो वेलकम हेमंत। अंजना बोस हैं, ये रूप कुंड की कहानी जहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिलते हैं वो मैंने की है। तो अंजना जी मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ ये कहानी। प्रीति आचार्य हैं, ये निहारिका मर्डर केस उड़ीसा की सुनना चाहती हैं तो मैं वो भी सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा नेमचंद साहू ने एक लिस्ट भेजी है कहानी की, वो भी निकालता हूँ जल्दी। प्रभ पंढेर हैं, और ये एल चापो की कहानी सुनना चाहते हैं। स्वप्ना चक्रवर्ती हैं, ये सिडनी से हैं। ज़हीर अब्बास हैं, धीरज कुकरेजा हैं, ये पापा के साथ कहानी सुनते हैं और इन दोनों की कहानी सुनने पे गाज गिराती हैं इनकी मम्मी। इन्होंने कहा है कि वो बड़ा नाराज़ होती हैं। मम्मी कहती हैं पापा से कि तुम लोग टाइम ही नहीं देते, कहानी सुनते रहते। तो ऐसा मत करना धीरज, बोलना पापा को कहानी तब सुने जब बिल्कुल
फ्री टाइम हो। सरोज परोचे हैं, अमित गोदारा हैं, चंदन झा हैं और भागलपुर दंगे की कहानी सुनना चाहते हैं। यार दंगे वंगे की कहानी सुनाने से मैं थोड़ा सा बचता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या होता है ना कि आप कितना भी न्यूट्रल और ईमानदार होकर कहानी सुनाने की कोशिश करें, कुछ की राय अलग हो जाती है, कुछ की अलग हो जाती है। तो मैं कम से कम ये बंटवारे वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक ही तरह से सोचें और हम सब एक अच्छे ही बस रहें, इसमें कुछ धर्म मज़हब की लकीर न ले आए। तो हालांकि मैं कई सुनाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, मुझसे अगर पर्सन पूछिए तो मैं ऐसी स्टोरीज से थोड़ा बचता हूँ। प्रवीण चरण हैं और ये मटका किंग की कहानी सुनना चाहते हैं एमपी के। इसके अलावा गजानन खरेब है, ये ओपन जेल के बारे में पूछ रहे थे। तो ओपन जेल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 14 साल मिनिमम आप जेल में हो, आपके अच्छा बिहेवियर और अच्छा बर्ताव हो, उसके बाद आप इंटाइटल होते हैं। ओपन जेल का मतलब होता है कि आप जेल में तो रहेंगे, लेकिन आप जेल के बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं। आप ओपन जेल में अपने फैमिली बीवी बच्चों के साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, मतलब हर कुछ कर सकते हैं सुबह 8 से लेकर 6। लेकिन 6 बजे से लेकर फिर सुबह तक आपको उससे खास जो ओपन जेल बनाया गया आपको वहाँ रहना होगा। आप गाड़ी रख सकते हैं, आप कपड़े अपने पहन सकते हैं, सूट बूट पहन सकते हैं, मतलब ऐसा है कि आप जेल से सीधे ऑफिस जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। ये सारी चीज़ें, एक ओपन जेल पे मैंने पूरा शो बनाया था, वो जयपुर के पास है, उसकी मैं एक बार कहानी आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा आज मिथिलेश छंगानी, इनका हैप्पी बर्थडे है, तो बहुत बहुत बधाई। ऋषु त्रिपाठी का भी हैप्पी बर्थडे। आरती लहारे हैं, आरती लहरे, और रितेश गुप्ता ने भेजा है। तो आरती जी आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। अमन स्वराज हैं कानपुर से, इनका भी जन्मदिन है, तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा नेहल कुरैशी और जैनब कुरैशी, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसकी भी बहुत बहुत बधाई। एक ख़ास मेल भेजा है दीपक शर्मा, हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर ने। इनकी बड़ी बहन है डॉक्टर रजनी शर्मा लखनऊ से, और ये एक हॉस्पिटल में है, और ये इनकी डॉक्टर रजनी शर्मा और इनकी पूरी टीम ने एक किट बनाई है जो कोरोना के से रिलेटेड है। सिर्फ 3 मिनट और 500 रुपये में ये टेस्ट करके बता देता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या निगेटिव है। तो ये एक अच्छी पहल है, और ये सक्सेसफुल हो तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की या दुनिया के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो डॉक्टर रजनी शर्मा जी बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं कि कामयाब हो टेस्टिंग किट कोरोना का, क्योंकि सिर्फ अभी तक 2 दिन के अंदर या 1 दिन में रिपोर्ट आती है। अगर 3 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है और सिर्फ 500 रुपये का टेस्टिंग किट है, तो एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आपको वाकई बधाई। इसके अलावा एक विवेक सागर हैं, इन्होंने लिखा है कि यासिर अराफात फ़लस्तीनी लीडर की कहानी सुनना चाहते हैं, तो वो भी जल्द सुनाऊंगा आपको। अब दीपक अगर एपिसोड पता हो तो बताओ। एपिसोड 50 बहुत ही अच्छा एपिसोड है। तो मैंने आज आपको मनु शर्मा की रिहाई की तो कहानी सुना दी, लेकिन मनु शर्मा जेल क्यों गया, जैसिका लाल मर्डर केस की कहानी क्या है, उस वक्त मैंने इसको कैसे कवर किया था, पूरी डिटेल में इसी क्राइम तक की कहानी में है। और एपिसोड नंबर है 50 यानी 50। तो एपिसोड 50 जिसमें आप जेसिका मर्डर केस की पूरी कहानी सुन सकते हैं, क्योंकि मनु शर्मा रिलीज़ हुआ है तो उसको उससे जोड़ते हुए। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।